मैं जहाँ नौकरी करता था उस होटल में एक खुफिया कमरा था। खुफिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जैसे लोगों का वहाँ पर जाना मना था। अगर हम गलती से वहाँ चले भी जाते तो हमें कोई ना कोई बंदा वहाँ से वापस आने का इशारा करता और दूसरी बार वहाँ जाने से सख्ती से मना कर दिया जाता। इस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि हमारा काम तो होटल में ड्यूटी देना था। मगर फिर भी एक शक सा इंसान के दिमाग में उभरता है। आज भी रोज़ की तरह मैंने देखा कि वेटर अमित उसी कमरे की तरफ जा रहा है। मेरा दिल किया कि मैं उसका पीछा करूं, उसके साथ जाकर देखूं कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि वहाँ पर आम वेटर का जाना मना है। यही सोचकर मैं अमित के पीछे हो लिया। वह आर्डर के मुताबिक उसी कमरे की तरफ रुख किया। आगे बढ़ा जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पर चले आगे बढ़ रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और सख्त नज़रों से मुझे घूर कर बोला, अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? इस कमरे में कुछ ही लोगों को जाने की इजाज़त है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर जा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। वैसे भी मेरा इस कमरे से कोई वास्ता नहीं था। मैं वापस आ गया। काउंटर पर बैठा मैं यही सोच रहा था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या होता है। तभी बाहर आकर एक खूबसूरत काली सी कार रुकी। मेरे नज़रों कार की तरफ ही टिक गई क्योंकि यह कार बहुत खूबसूरत थी। कार का दरवाज़ा खुला और एक लड़की बड़े शान से चलती हुई होटल के अंदर दाखिल हो गई। मैं लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वह बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी और उसके चेहरे पर कोई दाग न था, मानो वह बेचांद थी। मैं उस पर नज़रें जमाए बैठे ही था कि एक ग्राहक का आर्डर आया। मैं आर्डर लेने लगा, तभी वह लड़की उसी कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। मेरा दिल बुझ सा गया। पास बैठे दोस्तों से मैंने कान में आहिस्ता से कहा, यह लड़की इस कमरे की तरफ जा रही है जहां हमारा जाना मना है। तुम क्या कहते हो कि लड़की यहां क्यों आई है? मेरी बात पर अमित सोच में पड़ गया। यार, तुम आजकल की लड़की को जानते नहीं हो, पैसे और मतलब के खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। यह लड़की भी उन्हीं लड़कियों में से एक होगी। वैसे भी तुमने इस लड़की को पहली बार देखा होगा, लेकिन मैं हर रोज़ इस कमरे में एक लड़की को जाते देखता हूँ। पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। फिर मैं उस लड़की का इंतज़ार करने लगा जो उस कमरे में गई थी। उसके वापस आने पर उसका दीदार हो जाना मेरे लिए खुशकिस्मती से कम नहीं था। तभी मैंने उसी दिन ओवर टाइम ड्यूटी भी कर ली। मैं चाहता था कि किसी तरह इस लड़की का हसीन चेहरा देखने को मिल जाए, मगर दिन से शाम और शाम से रात हो गई और वह लड़की दोबारा नज़र नहीं आई। वह लड़की मेरे लिए किसी हसीब ख्वाब से कम नहीं थी। तभी तो उसका इंतज़ार करने लगा, मगर उसको नहीं आना था और वह नहीं आई। यहाँ तक कि दिन से शाम और शाम से रात हो गई। मेरे साथी अमित को भी मेरे दिल की हालात का अंदाज़ा था। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम उसी लड़की का इंतज़ार कर रहे हो, मगर तुम क्या यह भी जानते हो कि वहाँ जो लड़कियाँ एक बार चली जाएं उस कमरे से वापस नहीं आती हैं, उसका इंतज़ार करना बेकार है। अमित की बात सुनकर मैं मायूस हो गया, मगर मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि वह मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगी। मैं सोचने लगा कि शायद वह दूसरे दरवाजे से कहीं चली गई हो और कल दोबारा अपने किसी काम से वापस आ जाए। हमारे इलाके में ज़्यादातर लोग घूमने के लिए आते थे, जिनमें ज़्यादातर बाहर मुल्क के जोड़े शामिल होते थे। मैं कल का इंतज़ार करने लगा, शायद वह कोई गैर मुल्क की हसीना हो। यही सोचकर मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। ठीक उसी समय दिन के 12 बजे एक काली कार आकर होटल के मेन दरवाजे के आगे रुकी। मेरी तो खुशी का इंतहा न रही थी क्योंकि उस कार में उसी काट की एक लड़की निकली थी। मैं समझ गया कि यह वही लड़की है, मगर यह क्या उसने तो अपना चेहरा ढक रखा था। वह काले बुर्के में छुपी हुई थी और उसने सर पर भी कुछ कपड़ा पहन रखा था, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मगर
दिल में यही खुशी बहुत थी कि यह लड़की कहीं नहीं गई है, बल्कि इसी होटल में दोबारा आई है। मैंने अमित को भी उसकी तरफ देखने को कहा। वह कहने लगा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, यह कोई और लड़की भी हो सकती है। उसने तो अपना चेहरा भी ढक कर रखा है। और तुम इसी होटल में आने वाली लड़कियों पर अपना दिल मत ले आना। यहाँ तो आवारा और अय्याश लड़कियाँ आती हैं। तुम तो एक शरीफ घराने के लड़के हो। अमित की बात मेरा दिल काटती थी, मगर वह सही कहता था। भला एक होटल के कमरे में एक अकेली लड़की का क्या काम, मगर मर्द तो दिल्लगी के लिए नंगो नस्ल नहीं देखता। वह बस औरत को एक पुरकशिश वजूद की तरह देखता है। मैं भी आज उस हसीन का दीदार करना चाहता था। जब वह अंदर की तरफ जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया। पता नहीं क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। अमित ने मुझे मना भी किया कि अगर तुम्हें मालिक के उस खास बेटर ने देख लिया तो वह तुम्हें अच्छी खासी डांट सुनाएगा, क्योंकि गाड़ी से निकलने वाली लड़कियों को उस लड़के के साथ अमित ही अंदर कमरे तक लेकर जाता था। पर उस दिन मुझे सब्र नहीं हुआ। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। बात सुनिए, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। उसका बुर्का उसके कदमों में आ रहा था और वह बहुत परेशान और नर्वस लग रही थी। लगता था कि उसे मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा, मगर वह वही लड़की थी। मेरा दिल कह रहा था। तभी आगे बढ़कर मैंने उसका रास्ता रोक लिया, मगर यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह लड़की नहीं थी बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। तुम यहाँ कैसे आई? मैंने उससे हैरत से पूछा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त वहाँ मालिक का खास वेटर आ टपका और मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक को तुम्हारे शिकायत लाऊंगा। लगता है आजकल तुम इस कमरे के आसपास ज़्यादा ही मरड़ाने लगे हो। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उसने मुझे तेवर दिखाई, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी सगी बहन आज उस कमरे में जा रही थी और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं उससे इस कमरे से खींचकर बाहर से ले आऊं। इस कमरे में आज तक जो लड़की गई थी अमित को छोड़कर के वहाँ वापस नहीं आई थी, मगर मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस होटल के उस खुफिया कमरे में गई है। आखिर यह मेरी इज्जत का सवाल था। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। मैं इसी बात पर सर झुकाकर वहाँ से चला आया, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ खड़ी मुझे देख रहा था। होटल की इतनी बड़ी मैनेजमेंट से पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर मैं खामोश होकर काउंटर पर वापस अमित के पास आकर बैठ गया। हो गया दीदार भाभी का। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। नहीं यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने अमित को सारी कहानी बताने का फ़ैसला किया, क्योंकि अमित को बताए बगैर बहन को बचाने का कोई चारा भी नहीं था। उसे बताए बगैर मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता था। एक यही था जो मेरी मदद कर सकता था। वह कमरा जहां मेरी बहन गई थी, उसी के बारे में किसी भी वेटर की अच्छी राय नहीं थी। मेरा तो दिल कांप रहा था। मेरे माथे पर एक तनाव सा था। मैं अपनी बहन के बारे में सोच सोच कर ही कांप रहा था कि आखिर मेरी बहन के साथ उस बंद कमरे में क्या हो रहा होगा। थोड़ी देर के बाद अमित ने मालिक के उस खास वेटर से ना जाने का क्या बात कही कि उसे रहम आ गया। शायद वह भी बहन बेटियों वाला था, इसलिए यह मेरी मजबूरी समझ गया था। मगर हम सब यह बेटर थे, एक हद से ज़्यादा एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते थे। उसने मुझे इजाज़त तो दे दी थी, मगर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने रिस्क पर। मैंने फ़ौरन उस कमरे की तरफ बढ़ा और मेरे ख्याल से तो उस कमरे को अंदर से बंद होना चाहिए था, मगर मैंने जैसे ही चाबी घुमाई तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा आसानी से खुल गया। लेकिन धड़कते दिल के साथ जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा
खोला तो कमरे को एकदम खाली पाया। कमरे में मौजूद मखमली पर्दे सरसर कर रहे थे और इस कमरे में किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। अभी तो मेरी बहन इस कमरे में दाखिल हुई थी, अभी के अभी वह कहाँ चली गई, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। साथ ही लगे अटैच बाथरूम को भी अच्छी तरह देख लिया, बेड के नीचे भी झांक कर देखा, अलमारियों तक को खंगाला डाला, मगर मेरी बहन कहीं नहीं थी और होती तो मिलती। परेशानी की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यह वही लड़का था जो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। मजबूरन में फ़ौरन उस कमरे से बाहर निकलते ही मैंने उस लड़के से पूछा, तुम इस कमरे में क्या करने आते थे? यह कमरा तो खाली है, उसमें तो कोई नहीं है। मैं तो यहाँ शरबत देने आता था, 2 गिलास शरबत के मुझे दिए जाते थे, वहीं इस कमरे में पहुँचाने आता था। एक औरत मुझसे वह गिलास ले लेती थी, इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। इसी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन आखिर इस कमरे से गई कहाँ। उससे पहले कि हम वहाँ से अपने कदम हटाते, मुझे कमरे की कालीन में कुछ हरकत सी महसूस हुई। मैं अंदर जाने लगा था कि उस लड़के ने मुझे खबरदार कर दिया और फिर एक कदम कमरे की बिजली बंद हो गई। हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। यह जगह खतरनाक थी, यहाँ जाना आसान बात नहीं थी, मगर यह लड़का मेरी मजबूरी समझता था। तब उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को, जो उसका दोस्त था, उसने उसे सारी बात समझाई। वह सिक्योरिटी गार्ड एक बुजुर्ग आदमी था, वह भी हमारी मजबूरियाँ तकरीबन समझ ही गया था। उसने भी जब मेरी बहन के बारे में जाना तो वह भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बोला कि मैं तुम्हारे जाने की इजाज़त तो दे दूँगा, तुम उस कमरे में जाकर जो चाहो करो, अच्छी तरह अपनी तलाशी कर लो, मगर इस कमरे में आज तक जो भी लड़की गई है वह दोबारा कभी बाहर नहीं आई है। उस कमरे में अजीब तरह की बातें मशहूर है, लेकिन मगर तुम्हारे मुताबिक वह कमरा खाली था, तो इस बात का यकीन खुद भी कर लो, हो सकता है तुम्हारी बहन किसी दूसरे कमरे में गई हो। चाचा की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं खामोश रहा। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, कभी माँ बाप की इज्जत पर आँच नहीं आने दे सकती। मगर उसकी इस हरकत ने मुझे अपने दोस्तों के सामने भी शर्मिंदा कर दिया था। बहरहाल वह मेरी बहन थी, मैं उसे यूँ फेंक नहीं सकता था। मेरी मम्मी पापा उसके घर से गायब होने पर परेशान थे। वह तो थाने तक जाने चाहते थे, मगर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं अपनी बहन को खुद तलाश करके अपने घर तक ले आऊँगा। उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा को तो कुछ मैंने समझ भी लिया था कि मेरे होटल में ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहाँ चैन से बैठने वाले थे। बहरहाल मैं उस बूढ़े अंकल की मदद से उस दरवाजे तक पहुँचने में दोबारा कामयाब हो गया जिससे मेरी बहन अंदर गई थी। मुझे यकीन था कि उस कालीन के नीचे ज़रूर ऐसी कोई चीज़ होगी जिससे मेरी बहन की गुमशुदगी का राज छुपा है। मैं ऊपर वाले नाम लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया और फिर मैंने कमरे को अच्छी तरह से चेक करने के बाद कमरे में पड़ा मोटा कालीन एक तरफ सरकाया। देखा बीच में पड़े कालीन पर एक टुकड़ा था जिसे आसानी से उठाया जा सकता था। टुकड़ा हटाने के बाद अंदर बने एक लोहे के दरवाजे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं उसे अपने दोनों हाथों से आहिस्ता से उठाकर दूसरी तरफ रखा और फिर नीचे बनी सीढ़ी पर कदम रख दिया। मैं जान गया था कि होटल के इस कमरे में किसी तहखाने का रास्ता है। मैंने जल्दी से उस तहखाने में उतरने का फ़ैसला किया क्योंकि मैं जल्द से जल्द हकीकत तक पहुंचना चाहता था। और फिर अंदर जाते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। अंदर जैसे एक पूरी दुनिया आबाद थी। हर तरफ खूबसूरत कमरे बने हुए थे और
टाइलों की ऐसी चमक थी, मेरी आंखें हैरान हो रही थी। लगता था कि यहाँ पर मौजूद लोग दूसरी ही दुनिया के रहने वाले हैं। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। फूल के पास बैठी लड़कियाँ बेहद हसीन लग रही थी। लड़कियों की तादाद कोई तकरीबन 10-12 के करीब होगी, जबकि अमित के मुताबिक यहाँ तक 50 लड़कियाँ आकर होटल के कमरे में गायब हुई थी। मुझे अपनी बहन को ढूंढना था, मगर अभी मैं हैरान परेशान खड़ा उस महल जैसे तय खाने को देख रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। और इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, किसी ने मेरे सर पर दावा डाला। कोई चीज़ मेरे सर पर मारी गई और फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे, मगर मेरी खुशकिस्मती के मैंने अपने सामने उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाया जिससे कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उसे बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं होटल के तहखाने में कैद हूँ, जहाँ आते हुए तुम सिक्योरिटी की नज़र में आ गए थे। मगर उस बूढ़े गार्ड ने न जाने कैसे सिक्योरिटी से बातचीत करके मुझे तक पहुंचकर मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा और मुझे होश में लाने की कोशिश की। मैं उनका शुक्रिया था, मगर उसकी परेशानी मुझे साफ नज़र आ रही थी। बेटा जल्दी करो, तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आया हूँ। ना सिर्फ मेरी जान बल्कि मेरी नौकरी को भी खतरा है। बेटा तुम अपनी बहन के पीछे यहाँ तक आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, वरना यहाँ तक आने वाली लड़कियों को एक अच्छी लड़की समझने की गलती मत करना। मैं इस खेल से वाकिफ़ तो था, मगर यहाँ नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई तय खाना है बनाया गया है जहाँ पर इन सब लड़कियों को कैद किया जाता है और यहाँ का मालिक इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मैं तो तुम्हारी बहन को पहचानता तक भी नहीं हूँ। तुम्हें खुद इन लड़कियों में से अपनी बहन को तलाश करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊँगा जिससे होते हुए तुम इस तहखाने से बाहर निकल जाओगे। मगर ध्यान रहे, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। सिर्फ अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाना, कोई चीज़ उठाना मत और ना ही किसी से कोई फालतू की बातें करना। मैं तुम्हारे लिए सब इंतज़ाम कर दूंगा। जल्दी से जाकर अपनी बहन को पहचानो। मैं बूढ़े अंकल की बात सुनने के बाद वहां से उठा और उठकर दूसरे कमरे में गया और खुले हाल जैसा था। मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी जो महसूस सी सूरत बनाए उन सब लड़कियों में अलग ही नज़र आ रही थी। मुझे जल्दी से अपनी बहन को तलाश करना था, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी बहन कहीं अंदर वाले कमरे में से भागती हुई आकर ज़ोर से मुझसे लिपटी और रोने लगी। अपनी बहन को ऐसी हालात में देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया और बिना किसी बातचीत से मैं उसे वहां से बाहर ले आया। बूढ़े गार्ड के लिए बताया हुए रास्ते में वहां से निकल गया। उस लड़की का ख्याल मुझे अभी भी सता रहा था। मैं उसे भी इस नर्क से निकालना चाहता था। सच पूछो तो मेरी पहली नज़र उसी पर पड़ी थी, मगर मुझे अपनी बहन की इज्जत प्यारी थी, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बहन को वहाँ से बाहर लाया। मेरी बहन मुझे माफ़ी मांगी। मैं उसकी किसी बात पर कोई खास ध्यान न दिया, बस उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर आकर मैंने उसे गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकाला और माँ बाप के सामने किसी मुजरिम की तरह पेश किया। वह भी डर के मारे काँप रही थी। उसे बताया कि वहाँ किसी ने मिलने नहीं बल्कि एक नौकरी की तलाश में गई थी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। मेरी बहन मेरी मदद करना चाहती थी, मेरा बोझा कम करना चाहती थी, इसीलिए उसने यह कदम उठाया। वह जानती थी कि मैं इस होटल में पहले ही से जॉब करता हूं, इसलिए उसे यहाँ के लोगों पर भरोसा था, क्योंकि मैं घर में अपने बॉस, अपने मैनेजमेंट की हमेशा तारीफ़ किया करता था और मुझे बिना बताए अपनी जॉब का सरप्राइज़ देना चाहती थी। मगर मेरी बहन को शायद इस जालिम ज़माने का पता ही नहीं था। यह ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छा नज़र आने वाला इंसान अंदर से भी अच्छा हो, उसके कई रंग हो सकते हैं। हम सब शुक्रगुजार थे कि मेरी बहन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई।
मैंने अमित और उसके दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड से दोबारा बात की कि इस खुफिया तहखाने को पुलिस की मदद से उन गुनाहों और बुराइयों का अड्डा बनाने से रोका जाए जो ना निकलने वाली दलदल की तरह होती है, मगर वह तुझसे यही कह कर मुझे खामोश कर देता कि इस देश का इंसाफ भी बिका हुआ है। अगर तुम यह कोशिश करोगे तो अपनी भी जान से जाओगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। मगर मैं आज तक उस हसीन चेहरा भुला नहीं पाया जिसे मैंने पहले दिन उस होटल के दरवाजे से अंदर आता देखा था। मैं अपनी बहन की इज्जत बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर अपनी मोहब्बत हार कर हमेशा के लिए खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, और आज भी मैं खुद को उस लड़की का मुजरिम मानता हूँ। और इस प्रकार से कहानी समाप्त हो गई। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय देना मत भूलिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अपना कीमती समय देकर हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।